तो क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? इनके नाम में लिखा हुआ है अमाइनो और एसिड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड्स। किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा कुछ में सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ में सेलेनियम प्रेजेंट हो सकता है। ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सिस्टीन और मेथियोनिन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक हैं, ठीक है, से मिलकर बने यौगिक हैं। तो अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक हैं, जिसमें एक तरफ कौन सा ग्रुप होता है? अमाइनो ग्रुप, और सेकंड तरफ कौन सा ग्रुप होगा? एसिडिक ग्रुप। कौन सा? COOH। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। तो अमाइनो ग्रुप की वजह से इसका जो नेचर है कैसा होता है? क्षारीय, बेसिक, क्षारीय होगा। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसा होता है ये? अम्लीय होता है, एसिडिक। तो अमीनो एसिड ऐसे यौगिक हैं जिनमें दोनों प्रकृति होती है। कौन सी? अम्लीय प्रकृति भी होती है और क्षारीय प्रकृति भी होती है। तो जिनमें दोनों प्रकृति होती है उसको बोलते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी आयन या उभयधर्मी यौगिक, ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो NH2 समूह है और COOH, एसिडिक ग्रुप किसको कहते हैं? जो आसानी से हाइड्रोजन ग्रुप को बाहर निकाल दे, ठीक। और बेसिक किसको कहते हैं? अल्कलाइन, जो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले। तो हाइड्रोजन जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों चार्ज होते हैं। पॉजिटिव किसके वजह से जाएगा? NH3+, ठीक, इसके वजह से कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। और COO-, जिसमें दोनों चार्ज होते हैं उसको बोला जाता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? ज्विटर आयन, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, प्रोटॉन की। प्रोटॉन इसने बाहर निकाला, H+, प्रोटॉन होता है ना। हाँ, देखो एसिडिक ग्रुप किसको कहते हैं? जो जितनी आसानी से H+ को बाहर निकाल दे वो एसिडिक, ठीक। जो जितनी आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर ले वो बेसिक, क्षारीय। तो जो अमीनो ग्रुप है NH2 है, ये इसने H को ग्रहण कर लिया, क्या बन जाएगा? NH2 से NH3+, और COOH से H+ निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया? ऑक्सीजन के पास में। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर? नेगेटिव। तो जो अमीनो एसिड है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो इस वजह से इसको कौन सा आयन कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं, ठीक। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें दोनों प्रकार की प्रकृति होती है, बेसिक नेचर भी होता है और एसिडिक नेचर भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी आयन, एम्फोटेरिक आयन कहते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? ज्विटर आयन भी कहते हैं। अमीनो एसिड का मुख्य काम क्या होता है? ये प्रोटीन की क्या है? बेसिक यूनिट है, ठीक, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना कौन किससे किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड से। तो ये क्या हो जाएंगे? उसकी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई। अब इसके बाद है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। कौन सी चीज होती है अमीनो एसिड में? कौन से ग्रुप होंगे? एक ग्रुप तो ये हो गया अमाइनो ग्रुप, एक हो गया एसिडिक ग्रुप। अब इसके अलावा और कौन से ग्रुप होते हैं? दो तो ये हो गए। होती हैं जिन भी अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, जो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुड़ा रहता है, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो कायरल कार्बन की उपस्थिति के कारण ये कैसे हो जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश
सक्रिय। इसका मतलब ये कौन सी साम्यता दर्शाएंगे? प्रकाशीय साम्यता, जिसके दो फॉर्म होते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल। ठीक, एक होता है दक्षिणावर्ती और एक होता है वामावर्ती। तो किरल कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड क्या कर सकते हैं? वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकते हैं, तो उनके नाम भी हम देखेंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या विशेषता होती है? किरल कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कुछ अमीनो एसिड प्रकाश की विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ को या तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकते हैं। अब अमीनो एसिड में कौन से ग्रुप होते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो एक ऐसा कार्बन होगा जिससे एक तरफ जुड़ा रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और एक तरफ कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा? NH2 ग्रुप। ठीक, इसमें एक तरफ रहता है हाइड्रोजन और एक रहेगा कौन सा? R ग्रुप। क्या कहते हैं R ग्रुप को? क्रियात्मक समूह नहीं, एल्काइल ग्रुप होता है। R कौन सा है? एल्काइल ग्रुप। पढ़े एल्काइल ग्रुप, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना एल्काइल। एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो क्या बन जाता है? एल्काइल। जैसे CH4 से एक निकाल दो तो CH3, C2H6 से एक निकाल दो तो C2H5, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सारे क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया? अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक फर्स्ट कार्बन होता है। जिस कार्बन से ये वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा, ऐसे कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक, अगर इस कार्बन से यहाँ पर जो और दूसरे कार्बन जुड़े रहते हैं वो जाएंगे बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन, फिर डेल्टा कार्बन और पांचवा कौन सा होता है? एप्सिलॉन। ऐसे 5 टाइप के कार्बन होते हैं। देखो अगर यहाँ पर एक अगला कार्बन होगा तो उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? बीटा कार्बन। इसके बाद में गामा कार्बन, फिर डेल्टा कार्बन और फिर अगला कौन सा होता है? एप्सिलॉन। अगर ऐसे 5 कार्बन हुए सीरीज से, तो पहला कार्बन अल्फा कार्बन, फिर दूसरा बीटा, तीसरा गामा, फिर डेल्टा और फिर एप्सिलॉन। ठीक है, तो ऐसे 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होगा? एक होता है NH2 ग्रुप, ठीक, एक होगा COOH ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप। इन सभी चीजों से मिलकर क्या बना होगा? एक अमीनो एसिड। ठीक, अब अमीनो एसिड में ये वाला कार्बन COOH और NH2 ये रहते हैं फिक्स। ये हाइड्रोजन भी फिक्स रहता है, केवल चेंजेस किस में आते हैं? R ग्रुप में। अगर R ग्रुप अलग अलग होते जाएंगे तो वो अलग अलग अमीनो एसिड बनते जाएगा। ठीक, और नेचर में कितने टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? कितने? 20 नेचुरल। नेचर में जो नेचुरल अमीनो एसिड है वो कितने हैं? 20। इसको छोड़कर बाकी सारे कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं इनको संश्लेषित भी कहते हैं, सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड भी होते हैं। और उसकी संख्या कितनी है? लगभग 300 के आसपास। ठीक, टोटल जो अमीनो एसिड हैं नेचुरल होते हैं 20, लेकिन जो सिंथेसाइज्ड हैं उसके नंबर लगभग 300 के आसपास, और उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम किसको पढ़ेंगे? 20 नेचुरल अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए यही वाले 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। ठीक, लेकिन आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी संरचना के लिए लगभग 22 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। लेकिन ह्यूमंस में या बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? प्रोटीन्स में केवल 20 टाइप के। अब जो 20 प्रोटीन है आपस में कौन से बंध से जुड़ते हैं? कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बढ़े, हो गया ये लिखकर? तो 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। स्ट्रक्चर बनाएंगे अमीनो एसिड का। पहला अल्फा कार्बन, इससे कौन जुड़ा रहेगा? COOH। तो COOH को कैसा बना सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH। और इस तरफ कौन सा ग्रुप रहेगा? NH2 ग्रुप। ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और नीचे की तरफ कौन सा ग्रुप होगा? R ग्रुप। अब इस अमीनो एसिड से किसी दूसरे को जोड़ना है। NH2 को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, और दूसरा COOH ग्रुप, और यहां पर कौन रहेगा? R ग्रुप।
अब दो अमीनो एसिड कैसे जुड़ेंगे, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, इन दोनों के बीच से क्या निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल। यहां से क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु, ये बाहर निकल जाएगा किस रूप में, H2O के रूप में। और यहां पर ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बॉडी के अंदर, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी विलयन अवस्था में ये सबसे ज्यादा मजबूत बंध होते हैं, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, आंशिक द्विबंध। कैसे, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा बनेगा इसके बाद में, दोनों कैसे जुड़ जाएंगे, इस तरफ रहेगा NH2 कार्बन हाइड्रोजन R ग्रुप। अब ये वाला कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन से, NHCHRC डबल बॉन्ड OH। यहां पर अभी ये जो बॉन्ड बना किसके बीच में, इस वाले कार्बन, सॉरी एक कार्बन और आएगा ना बीच में, C डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा ये वाले नाइट्रोजन से। तो यहां पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को दर्शाते हैं ओमेगा से, ठीक। इसके अलावा यहां पर दो बंध और होते हैं। यहां पर देखो ये वाला कौन सा कार्बन है, COOH का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ठीक। यहां पर ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। तो एक बॉन्ड ये वाला इंपॉर्टेंट होता है अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच का। कौन सा, एक बॉन्ड है C और N के बीच में, एक बॉन्ड है C अल्फा और C के बीच में, और एक बॉन्ड कहां पर होगा, एक ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा। ऐसे तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड को बोला जाता है ओमेगा बॉन्ड, या इसी को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। किसके बीच बनेगा, पहले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में। यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके अलावा इसमें एक होता है साई बॉन्ड और एक होता है फाई बॉन्ड। साई बॉन्ड किसको बोलेंगे, C अल्फा और C के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं साई बॉन्ड। दर्शाते कैसे हैं, ये वाले सिंबल से। और एक होता है नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा। देखो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन अल्फा, इसके बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, फाई बॉन्ड, ठीक। तो यहां पर ऐसे तीन तरीके के बॉन्ड होते हैं, ओमेगा बॉन्ड, साई बॉन्ड और फाई बॉन्ड, ठीक। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है, यहां पर ये बनता है एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे मजबूत बंध होता है। आपने सुना होगा कि जो शहद है वो काफी समय तक, हजारों सालों तक खराब नहीं होता है, सुना है। अगर उसको एक बार गर्म कर लें, अगर हजारों साल पुराना शहद मिले और उसको गर्म कर लें तो वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, मतलब कि तुरंत वो ताजा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कौन सा, साई बॉन्ड। ये बनता है एक ही अमीनो एसिड के कार्बन अल्फा और कार्बन के बीच में। अब ये सारे बॉन्ड्स क्यों बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो हेयर्स है, कर्ली हेयर्स होते हैं, घुंघराले बाल, और कुछ लोगों के स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो क्या रीजन होता है, जहां पर जो हेयर्स है वो कर्ली है, वो किसके वजह से होते हैं, इस तरीके का एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों होगा, यहां पर ये जो तीन टाइप के बॉन्ड्स हैं, इनमें ये वाला बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, तो ये घूम सकता है, क्या रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो रोटेट नहीं होगा। तो बॉन्ड्स रोटेट कौन से वाले होते हैं, एक ये वाला साई बॉन्ड और एक फाई बॉन्ड। जब ये बॉन्ड्स रोटेट होते हैं तब जाकर ही अमीनो एसिड जुड़कर ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और ऐसे अल्फा और बीटा शीट बनाते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट बनाएंगे। हेयर्स में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन। तो जिनके हेयर्स कर्ली होते हैं, ठीक, कर्ली हेयर्स देखे होंगे आपने, तो वो किसकी वजह से होते हैं, प्रोटीन के इस अल्फा स्ट्रक्चर की वजह से, अल्फा हेलिक्स। और ये स्ट्रक्चर किसकी वजह से होते हैं, इन्हीं साई और फाई बॉन्ड की वजह से। ओमेगा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये रोटेट होगा क्या, नहीं होगा। रोटेशन कहां पर होता है, या तो ये फाई बॉन्ड में होगा या तो साई बॉन्ड में होगा। जब रोटेट होते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हो गया इतना बनाकर, बनाओ। केराटिन, केराटिन हेयर्स में होती है ना,
एक आता है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसे एक के बाद एक जुड़ते जाएं। अगला अमीनो एसिड कहां पर जुड़ेगा, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले के अमीनो ग्रुप के बीच में। पहले तो हमें अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सेंटर में बनाएंगे कार्बन, राइट हैंड साइड में COOH ग्रुप, लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप, ठीक। ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और नीचे की तरफ एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप, ठीक। सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले का अमाइनो ग्रुप, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, एक H2 बाहर निकल जाएगा और इसके कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे। कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब यहां पर अगर हम बनाए थर्ड वाला बॉन्ड तो वो भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे कार्बन, यहां पर NH2, यहां पर H, यहां पर C डबल बॉन्ड O OH और यहां पर R। तो यहां पर भी क्या होगा, ये दोनों किस रूप में निकल जाएंगे, H2O के रूप में निकल जाएंगे और यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो इसका जो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और कौन सी संरचना बनाएंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो NCC, फिर ऐसे ही NCC, ऐसे इसमें बॉन्ड्स बनते जाते हैं। और जो ओमेगा बॉन्ड है वो कहां पर बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। यहां पर देखो कार्बन दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल कार्बन है C डबल बॉन्ड O और OH वाला, और एक कौन सा है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक। और उससे जुड़ा वाला जो सेकंड कार्बन है उसको बीटा कार्बन, तीसरे वाले कार्बन को गामा कार्बन, फिर उसके बाद में डेल्टा और पांचवें नंबर कार्बन को एप्सिलॉन कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपने को ध्यान देना है कि ओमेगा बॉन्ड कहां कहां बनेगा, पहले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में, ठीक है। बनाकर हो गया इतना, जल्दी बनाओ। ये तीन बॉन्ड के नाम याद रहेंगे। ये कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, साई, PSI, साई। और ये कौन सा बॉन्ड है, फाई, PHI लिखते हैं क्या, वाई लिखते हैं। चलो ये साई बॉन्ड है और ये फाई बॉन्ड है। इसको कैसे याद रखोगे, त्रिशूल के जैसा, साईं बाबा है उनके पास में त्रिशूल है ना, तो साई बॉन्ड। तो अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में एक कार्बन होता है, कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा रहेगा, C डबल बॉन्ड O H, एक तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ NH2 ग्रुप, ठीक। और यहां पर कौन सा ग्रुप रहेगा, एल्काइल ग्रुप, ठीक। बाकी की जो तीन ग्रुप हैं ये एक जैसे रहते हैं। हर एक अमीनो एसिड में कौन कौन रहेगा, अल्फा कार्बन भी रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहेगा, अमीनो ग्रुप भी रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा। केवल क्या बदलता जाता है, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के आधार पर जो अमीनो एसिड हैं इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एल्काइल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो अमीनो एसिड भी कैसे हो जाएंगे, एलिफेटिक अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक। किसके अकॉर्डिंग, R ग्रुप के अकॉर्डिंग दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक में भी दो तीन टाइप हैं। इसमें पहला टाइप होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कुल आवेश कितना हो, 0, ठीक है, जिसमें नेट चार्ज कितना हो, 0 हो, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कुछ होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव अमाइनो एसिड, शॉर्ट फॉर्म में AA लिख देते हैं ना, पॉजिटिव अमाइनो एसिड। तो जिसमें एक धनावेश हो या एक अतिरिक्त धनावेश हो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव अमाइनो एसिड। जिसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव अमाइनो एसिड। और जिसमें सल्फर उसको क्या बोलेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और इसके बाद में अगली कैटेगरी कौन सी आती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें रिंग होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, चक्रीय संरचना या फिर वलय उपस्थित होता है, क्या प्रेजेंट हो, रिंग प्रेजेंट हो, तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो R ग्रुप के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड। जिसमें पहला कौन सा है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अगर इसको हम एक आवेशित अवस्था में ले आए, कैसे आएगा ये आवेशित अवस्था में? यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए, क्यों निकलेगा? ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड है। एसिड किसको कहते हैं? जो आसानी से H+ को डोनेट कर दे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+, ठीक। और इसके पास क्या होते हैं नाइट्रोजन के पास में? लोन पेयर, ठीक, पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में। तो ये लोन पेयर किसको दे देगा? इस H+ को दे देगा। तो H+ इससे जुड़ जाएगा, NH2 से क्या बन जाएगा? NH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? COO-, और यहाँ पर क्या जाएगा? NH3+। अब प्लस क्यों आएगा? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ से कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरफ से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में। तो अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा कहाँ पर? ऑक्सीजन के पास में। तो क्या जाएगा इसके ऊपर? ऋणात्मक आवेश। नीचे कौन सा ग्रुप है? R ग्रुप। इस तरफ कौन है? NH2। अब NH2 ने इस वाले हाइड्रोजन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो NH2 से क्या हो जाएगा? NH3, और इस पर कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश, ठीक। तो अभी देखो इसमें कौन से आवेश हैं? एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इसका नेट चार्ज निकालें, कुल आवेश कितना आएगा? 0, क्योंकि इसमें क्या है? +1 भी है और -1 भी है। नेट चार्ज कितना जाएगा? 0। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें नेट चार्ज, कुल आवेश कितना आ जाए? 0 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल, ठीक है। और जिसमें एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव अमीनो एसिड। इसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक और, अगर इसमें अगर 2 अमीनो ग्रुप हो तो कितने चार्ज जाएंगे? इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? एक पॉजिटिव बचेगा। तो जिसमें एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप हो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव अमीनो एसिड, ठीक है। जिसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसमें कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। वो कौन सा जाएगा? नेगेटिव अमीनो एसिड, ठीक है, ऋणात्मक अमीनो अम्ल। और जिसमें सल्फर उपस्थित होता है वो कौन सा जाएंगे? सल्फर युक्त या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स बनेगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला देखेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, अभी नोट कर लेना इसको। फर्स्ट कौन सा है? उदासीन अमीनो अम्ल, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। किसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड? जिसमें नेट चार्ज, कुल आवेश कितना हो? 0 हो, ठीक। अब नेट चार्ज 0 आने के लिए क्या होना चाहिए? जितने इसमें अमाइनो ग्रुप हैं उतने ही इसमें कौन से ग्रुप होने चाहिए? COOH, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने ये H+ को डोनेट करेंगे ये उतने ही H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चार्ज कैसा आएगा? बराबर बराबर, ठीक। तो जिसमें एक समान आवेश हो या कुल आवेश कितना हो? 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? उदासीन अमीनो अम्ल। इसके एग्जाम्पल हैं GAVLI। क्या क्या नाम होते हैं इनके? ग्लाइसिन, एलानीन, वैलिन, ल्यूसीन या लाइसिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ये 5 अमीनो एसिड हैं जो कैसे होते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। ग्लाइसिन, एलानीन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, सभी कैरेक्टर को एक साथ लिख लो। हाँ, अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है, उदासीन अमीनो अम्ल के प्रकार या एग्जाम्पल। गावली, एक वर्ड याद रख लो। तो G से क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन, A से एलानिन, V से वैलिन, L से ल्यूसीन और I से आइसोल्यूसीन, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें 20 अमीनो एसिड के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम 20 के नाम बता देंगे। नोट कर लो इतना।
जिसमें जितने NH2 ग्रुप हों उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होने चाहिए, तब जाकर उसका कुल आवेश कितना आएगा, 0। ठीक। अगर मान लो कि किसी एक की संख्या ज्यादा है, जैसे एक एक्स्ट्रा क्या हो जाए, अमीनो ग्रुप हो जाए, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेट चार्ज कितना आना चाहिए, इसमें 0 आना चाहिए। तो जिसमें कुल आवेश 0 हो उसी को क्या बोलेंगे, उदासीन अमीनो अम्ल। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। इसमें पहला अमीनो एसिड पढ़ेंगे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन सबसे सरलतम, सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, जिसमें किरल कार्बन अनुपस्थित होता है। किसको कहते हैं किरल कार्बन, अभी बताए थे, जो चार तरफ से अलग अलग बंध बनाता हो। ठीक, यानी कि इसमें चार जो कार्बन है वो चार अलग अलग बंध नहीं बना सकता। ठीक, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, प्रकाशीय रूप से ये सक्रिय नहीं होगा। इतना हो गया लिखकर, देखो जल्दी। सबसे छोटा और सबसे सरलतम अमीनो एसिड और किसमें किरल कार्बन नहीं होता, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं ग्लाइसिन से। इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ग्लाइसिन को पढ़ना जरूरी है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हो गया, 4-5 वर्ड तो हैं। ये वाला भी तो नहीं चमक रहा है पक्का। कौन सा अमीनो एसिड पढ़ना है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है। तो जो ग्लाइसिन है सबसे सरलतम, ठीक है, और सबसे छोटा अमीनो एसिड है। ठीक है, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 75 डाल्टन होता है। डाल्टन पता है क्या होता है, क्या है डाल्टन, इकाई है ना। किसकी इकाई है, इनके अणुभार को नापने की। कितना वेट होता है इसका, 75 डाल्टन। इसमें क्या अनुपस्थित होगा, कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होगा। तो इसकी वजह से ये प्रकाश सक्रिय होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है, सबसे सरलतम अमीनो एसिड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर किरल कार्बन किसमें एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, ग्लाइसिन में। नो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ए नहीं है ना, वो है। इस तरह बना के देखते हैं इसका। सेंटर में कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। एक तरफ कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरी साइड कौन सा होगा, NH2 ग्रुप। एक तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर याद रखेंगे कि ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। अब देखो ये 4 अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, क्या क्या प्रेजेंट है यहां पर, हाइड्रोजन। किसको कहते हैं किरल कार्बन, जो चारों दिशाओं में 4 अलग अलग टाइप के बंध बनाता है। यहां पर ये ऊपर की तरफ भी हाइड्रोजन से बंध बना रहा है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन से बंध बना रहा है। एक जैसे बंध हो गए, तो किरल कार्बन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो जो जहां पर किरल कार्बन कैसा है, एब्सेंट है, क्योंकि R ग्रुप की जगह में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक, सबसे सरलतम, सबसे छोटा, सबसे इजी, ग्लाइसिन। और याद रखेंगे ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिक्स में, मोस्टली प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। सुना ये वाला नाम, अल्फा हेलिक्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो द्वितीयक संरचना में 2 होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। ठीक है, अल्फा कुंडली और बीटा लहरदार सीट। तो अल्फा हेलिक्स में क्या प्रेजेंट होता है ज्यादातर, पता नहीं, ग्लाइसिन।
बन जाएगा स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सबसे कम इसका वेट होता है। MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार 75 डाल्टन। हो गया? टाइम कितना हो गया? चलो एक और बता देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे फिर। चलो और किसी का तो नहीं रह गया, लिख लो भाई। हो गया? सभी का हो गया? ये तो समझते हैं ना ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है। इसके बाद में अगला कौन सा है? एलानिन। चलो इसमें एक चीज और भूल गए अपन, इसके सिंगल लेटर कोड होते हैं और ट्रिपल लेटर कोड होते हैं। ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर कोड में कैपिटल G से, और ट्रिपल लेटर कोड में GLY से। अब इसके सिंगल लेटर कोड और ट्रिपल लेटर कोड की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? DNA में जो सूचनाएं हैं उसका किस में पहुंचना? RNA में पहुंचना। ट्रांसलेशन क्या होता है? RNA में जो सूचनाएं हैं उसके द्वारा किसका निर्माण होना? प्रोटीन का निर्माण। अब प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं जेनेटिक कोड, नाम सुना है इनका? क्या होते हैं जेनेटिक कोड? RNA में 3 लेटर के कोड होते हैं जो किसके लिए रहते हैं? अमीनो एसिड के लिए रहते हैं। ये कोड क्या डिसाइड करता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस भी इधर उधर हुआ तो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर बिगड़ जाए तो जो काम के लिए वो बनी होती है वो काम नहीं होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना बदल जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना है। तो इसमें 2 चेन होती हैं, सॉरी 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि अगर जेनेटिक कोड में एक भी कोड इधर से उधर हो जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो 3 लेटर है, जैसे मान लो कि AUG, ये स्टार्ट कोडॉन होता है, और ये कौन सा अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए। ठीक, अगर AUG से ACG हो जाए तो ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? AUG कोड पढ़कर। अगर ये कोड प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, तो क्या होगा कि अगर एक भी कोड बदल जाता है तो कोड, जो अमीनो एसिड है वो नहीं बन पाएगा। तो जेनेटिक कोड को थोड़ा सा और आसान करने के लिए, और हम सारे जेनेटिक कोड को एक चार्ट में लिखते हैं। अब उस चार्ट में हम 20 अमीनो एसिड के नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहती है। तो ऐसे ही अमीनो एसिड को दर्शाने के लिए या तो सिंगल लेटर कोड का यूज करते हैं या तो ट्रिपल लेटर कोड का यूज करते हैं। जेनेटिक कोड में आप देखना कि जो चार्ट बना रहता है, टोटल कितने हैं? 64 कोड हैं, जिसमें 61 कोड क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। जबकि इसमें से जो 3 है वो किसका काम करते हैं? स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो 61 कोड्स हैं ये किसके लिए हैं? अमीनो एसिड के लिए हैं। और वहां पर हम अमीनो एसिड के ऐसे सिंगल लेटर कोड देंगे, देखेंगे GAVLI। ठीक, तो ऐसे सिंगल लेटर कोड में उसको लिखते हैं। तो ग्लाइसिन के लिए सिंगल लेटर कोड क्या है? G, और ट्रिपल लेटर कोड क्या है? GLY। एक अक्षर का संकेत G, 3 अक्षर का संकेत GLY। ठीक, ऐसे एलानिन के लिए क्या होगा? एलानिन के लिए होता है सिंगल लेटर कोड A, और ट्रिपल लेटर कोड होता है ALN होगा जहां तक भाई नहीं। ALA होता है, सॉरी।
ALA, ये हो गया सिंगल लेटर कोड और ये हो गया ट्रिपल लेटर कोड। ठीक, इसके अलावा ये भी सरलतम अमाइनो एसिड्स है, सरलतम अमीनो अम्ल। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे ग्लाइसिन में क्या नहीं होता, किरल कार्बन नहीं होता, लेकिन इसमें किरल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर R ग्रुप की जगह में क्या प्रेजेंट होगा, CH3। कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल। ठीक है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये सरलतम अमीनो अम्ल है, यहां पर R ग्रुप की जगह में क्या होगा, मैथिल ग्रुप होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर किरल कार्बन प्रेजेंट होता है, किरल कार्बन प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश सक्रिय। इसका मतलब ये प्रकाश को किसी भी दिशा में घुमा सकता है। अगर इसका डी फॉर्म रहेगा तो वो किस दिशा में घुमाएगा, घड़ी की दिशा में। ठीक है, क्लॉकवाइज। और अगर एल फॉर्म है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंटर में कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2 ग्रुप, फिर हाइड्रोजन, और इस अल्फा कार्बन से कौन ऐड हो जाएगा, CH3। ठीक, यहां पर देखो 4 डिफरेंट बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप। तो जो कार्बन 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाता है वो क्या हो जाएगा, किरल कार्बन। इसकी वजह से कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका विन्यास भी निर्धारित होता है 2 चीजों से, एक NH2 समूह से और एक COOH से। ठीक, हमने बताया थे 2 टाइप होते हैं, एक होता है D एंड L आइसोमर और एक होता है R एंड S आइसोमर। अगर अधिकतम OH कहां पर है, राइट हैंड साइड में है तो D आइसोमर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो L आइसोमर। ऐसे ही होता है R और S। अगर अधिकतम NH2 समूह कहां पर है, राइट साइड में है तो R, और अगर लेफ्ट साइड में है तो S। ठीक, ये अपन कल पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक, इसके बाद के अमीनो एसिड पढ़ के आओगे 20 अमीनो एसिड के नाम, उनका सिंगल लेटर कोड और ट्रिपल लेटर